आयंस। आयंस, अब आयंस को हम दो कैटेगरी में क्लासिफाइड करते हैं। कुछ ऐसे एटम होते हैं जो अपना इलेक्ट्रॉन्स लूज करके क्या करते हैं, ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं। तो पहला पॉइंट लिखना, सम elements lose their electron to complete their octet. To complete their octet या डुप्लेट। क्यों इलेक्ट्रॉन लूज करता है कोई एलिमेंट? कोई एलिमेंट अपना इलेक्ट्रॉन लूज क्यों करता है? ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। ऑक्टेट क्यों कंप्लीट करना जरूरी है? हाँ, क्योंकि वो ऐसा माना गया है कि अगर वो ऑक्टेट कंप्लीट करता है तो उसका कॉन्फ़िगरेशन इनर्ट के जैसा हो जाएगा, और इनर्ट क्या होते हैं? स्टेबल होते हैं। तो एग्जांपल लेते हैं, सोडियम के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 1। तो ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या करेगा? ऐसा भी केस हो सकता था कि 7 इलेक्ट्रॉन क्या कर ले, गेन कर ले। 2 केस हो सकता था, या 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे। तो किसमें एनर्जी कम लगेगा ये जानना है। तो अगर 7 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो इसमें इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी होगा, जिसको हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलते थे। या 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, लूज कर देगा, जिसको हम क्या नाम देते थे? आयोनाइजेशन इंथैल्पी। पीरियोडिक टेबल में बताया था ना, आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने में जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगा उस एनर्जी को हम बोलेंगे आयोनाइजेशन इंथैल्पी। तो यहां से एक इलेक्ट्रॉन्स को हम लूज कर देंगे। तो कौन किसमें एनर्जी कम लगने वाला है? इसमें। तो जो इसमें एनर्जी कम लगेगा वही काम हम करेंगे। इसका मतलब यहां से ये सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, और जब लूज करेगा 1 इलेक्ट्रॉन, तो यहां लिखेंगे सोडियम लूज 1 इलेक्ट्रॉन। 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, तो लूज करेगा तो ये हो जाएगा 2 और 8, और ये बन जाएगा सोडियम प्लस। अब मुझे बताओ प्लस चार्ज क्यों लग गया? प्लस चार्ज क्यों लगा? क्यों माइनस क्यों नहीं लगा दी हमने? यहां पर ये न्यूट्रल एटम है, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? सोडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, कितने प्रोटॉन है? 11 इलेक्ट्रॉन है और 11 प्रोटॉन है ना? इलेक्ट्रॉन पे चार्ज और प्रोटॉन पे चार्ज, तो न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज होता ही नहीं। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इक्वल हैं, इसका मतलब प्लस और माइनस क्या है, इक्वल है, इसलिए क्या है, न्यूट्रल है। इसलिए क्या है ये, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज इक्वल है, दैट्स व्हाई सोडियम इज ए न्यूट्रल एलिमेंट। तो पीरियोडिक टेबल में जितना भी लिखा जाता है सब के सब क्या होता है, न्यूट्रल होता है। इस टर्म में लिखा जाएगा तो क्या होगा, न्यूट्रल होगा, क्योंकि उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या होंगे, बराबर होंगे। अब जब सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया है तो कितना इलेक्ट्रॉन बच गया इसके पास? जब 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो कितना इलेक्ट्रॉन बचा? 10 इलेक्ट्रॉन बचा। और प्रोटॉन कितना है? प्रोटॉन तो उतना ही रहेगा जितना पहले था, क्योंकि लॉस इलेक्ट्रॉन का हुआ है। अब यहां पर अगर हम सोचे तो 10 नेगेटिव है और 11 पॉजिटिव है। दोनों को अगर हम ले तो 10 नेगेटिव से 10 नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, और एक क्या बच जाएगा, एक पॉजिटिव बच जाएगा। या है 10 इलेक्ट्रॉन है तो 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 4 5 6 7 8 9 10 नेगेटिव चार्ज है। 10 नेगेटिव है, 2 4 6 8 10। पॉजिटिव कितने हैं? 11 है। मान लो हमारे पास 2 4 6 8 10 11, मान लो हमारे पास
10 जो है वो निगेटिव गुण है, मतलब अवगुण है हमारे पास 10, और 10 अच्छे गुण है हमारे पास। तो अभी मैं अच्छे में कहलाऊंगा या खराब में कहलाऊंगा? ना तो अच्छा हूं मैं, तो मैं खराब हूं, क्योंकि 10 पॉजिटिव थिकने हमारा है और 10 नेगेटिव है। अगर मान लो मेरे पास 11 नेगेटिव गुण है हमारे पास और 10 पॉजिटिव गुण है, तो लोग मुझे क्या कहेंगे? नेगेटिव, क्योंकि 10 नेगेटिव से 10 पॉजिटिव हमारा कैंसिल आउट हो रहा है और एक नेगेटिव हमारे पास बच जा रहा है, तो नेगेटिव गुण आया। अगर मान लो 10 11 हमारे पास अच्छे गुण हैं और 10 खराब गुण है, तो हमारा लोग क्या बोलेंगे? मुझे अच्छे बोलेंगे ना। तो देखो यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन है ना, 10 इलेक्ट्रॉन, और 11 क्या है? तो ये प्रोटॉन और ये इलेक्ट्रॉन्स न्यूट्रलाइज हो गए, क्योंकि प्लस और माइनस क्या कर देंगे? न्यूट्रलाइज कर देंगे। ये प्लस और ये माइनस न्यूट्रलाइज हो गया, ये प्लस ये माइनस न्यूट्रलाइज, ये प्लस माइनस न्यूट्रलाइज। तो 10 से 10 क्या हो गया? कैंसिल हो गया। क्या बच गया? यानी एक प्रोटॉन बच गया, एक्स्ट्रा बच गया। तो एक लूज करने के बाद एक इलेक्ट्रॉन्स की कमी आ गई, एक इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गया? कम हो गया। तो प्रोटॉन क्या हो गया? बढ़ गया। मान लो सिस्टम है, सिस्टम में 11 प्रोटॉन है और यहाँ 11 इलेक्ट्रॉन था, अब इसने लूज कर दिया तो अब 10 ही इलेक्ट्रॉन बचा। तो ये पूरा एटम कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। इस पे चार्ज कैसा क्रिएट हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। समझ में आया क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स वहां से चले गए हैं, इसीलिए इस पे चार्ज पॉजिटिव आता है। तो कोई पूछेगा कि पॉजिटिव चार्ज क्यों आता है, तो उसका रीजन ये है कि इलेक्ट्रॉन्स की कमी हुई है, इलेक्ट्रॉन्स लूज हुआ है, दैट्स व्हाई इट प्रोटॉन की संख्या क्या हो गई है? बढ़ गई है। इसलिए चार्ज कैसा क्रिएट होगा? पॉजिटिव चार्ज। और इस पॉजिटिव चार्ज को हम क्या बोलेंगे? कैटायन। तो पॉजिटिव चार्ज आने का रीजन समझ में आया? कोई डाउट नहीं है ना? तो दैट इज नोन एज कैटायन। तो जब जब इलेक्ट्रॉन्स की लूज हो, जब जब एटम्स या एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तब तब उस सिस्टम पे कौन सा चार्ज क्रिएट होगा? पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा। और उसको हम क्या बोलेंगे? ऐसा सोचो कि इलेक्ट्रॉन्स जा रहा है, निगेटिव जा रहा है, तो पॉजिटिव क्या होगा? जब मान लो ऐसे दोनों बराबर हैं तो बैलेंस है दोनों, तो दोनों बैलेंस है तो क्या होगा? न्यूट्रल होगा। अब मान लो इलेक्ट्रॉन्स कम हो रहे हैं तो प्रोटॉन अपने आप क्या हो गया? बढ़ गया। तो उस एटम पे चार्ज कैसा क्रिएट हो जाएगा? पॉजिटिव। अब मान लो इलेक्ट्रॉन्स ही बढ़ गया तो सिस्टम कैसा चार्ज? नेगेटिव। तो एनायन का रूप ले लेगा। तो कैटायन समझ में आया गया? सेकेंड पॉइंट ये है हमारा कि व्हेन एन एलिमेंट some element gain the electron to complete their octet. ऑक्टेट क्यों कंप्लीट किया जाता है? स्टेबिलिटी के लिए। ऐसा क्यों बोला गया है? क्योंकि इनर्ट गैस का ऑक्टेट क्या है? स्टेबल, इसलिए उसके अकॉर्डिंग देख के बोला जाता है। क्योंकि इनर्ट गैस किसी से रिएक्शन नहीं करते हैं ना, तो ये आइडिया लगाया गया कि हो ना हो जिसके आउटर सेल में डुप्लेट और ऑक्टेट कंप्लीट है वो स्टेबल है। तो ये इसी के अकॉर्डिंग उनको देखा गया। तो सम एलिमेंट्स गेन द इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट या डुप्लेट। जैसे क्लोरीन है, अब क्लोरीन के आउटर सेल में क्या है? 7 इलेक्ट्रॉन है, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है। अब इसका ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो दो केस हो सकता है, या तो ये एक गेन कर ले या 7 क्या कर दे? लूज कर दे। तो इजी कौन है? गेन करना। तो यहां पर क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। कहां से गेन करेगा? जब ये लूज करेगा, उस कंटेनर में रहेगा तो ये लूज करेगा, उसी इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर लेगा? गेन कर लेगा। जब गेन करेगा तो Cl माइनस हो जाएगा। समझ में आ गया ना? अब माइनस क्यों आया उसका लॉजिक, अभी इस क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन और कितने प्रोटॉन है? 17 इलेक्ट्रॉन है और 17
दोनों प्लस और माइनस क्या है, न्यूट्रल है ना, तो दोनों न्यूट्रल हो जाएगा, ये होगा ना। अब क्या होगा, जब एक इलेक्ट्रॉन जब गेन कर लेगा क्लोरीन, एक इलेक्ट्रॉन जब क्लोरीन गेन कर लेगा तो इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 18, और प्रोटॉन कितने होंगे, 17 होंगे, क्योंकि प्रोटॉन घटेगा बढ़ेगा नहीं, प्रोटॉन उतना ही रहेगा। कौन ज्यादा हो गया, कितना इलेक्ट्रॉन ज्यादा हुआ, इसीलिए चार्ज क्या क्रिएट हो गया है, माइनस, क्योंकि वो सिस्टम पे 18 इलेक्ट्रॉन हो चुका है और 17 प्रोटॉन है, तो सिस्टम पे निगेटिव बढ़ गया है और एक बढ़ गया, इसीलिए उस पे चार्ज माइनस आ जाएगा, और उस पे हम क्या बोलेंगे उसको, एनायन। क्लियर हो गया ना ये, केटाइन और एनायन। अब ध्यान से सुनना, जब एक इलेक्ट्रॉन लूज होगा तो चार्ज कितना आएगा, +1, जब 2 लूज होगा तो +2, जितना लूज होगा उतना चार्ज क्रिएट कर देगा, 2 लूज होगा तो +2 चार्ज बढ़ेगा ना। तो पहले इसको लिख लो, इसके बाद हम आगे बोलते हैं। समझ में आ गया ना, इसको राइट डाउन कर लो। अब 6 है तो कितना इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, 2 गेन करेगा, तो गेन करेगा तो चार्ज क्या आएगा, निगेटिव, -2 आएगा। नाइट्रोजन, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी, तो इसके आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 5, कितना गेन करेगा कि 8 कंप्लीट हो जाएगा, 3, इस पे चार्ज क्या हो जाएगा, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 3, 13 होता है ना, ये 3 क्या करेगा, लूज करेगा। और सीजियम किस ग्रुप का है, +1 का है, इस पे चार्ज ये है। Mg मैग्नीशियम किस ग्रुप का है, सेकेंड ग्रुप का, अल्कलाइन अर्थ मेटल का है। ट्रांजिशन मेटल का वेरिएबल होता है, तो बाद में उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है, वो वेरिएबल होता है, कॉपर +1 भी होता है, आयरन +2 भी होता है, +3 भी होता है, तो लॉजिक। तो केटाइन एनायन हो गया ना। अब हेडिंग डालना आइसोटॉप्स। अब यहां से हम पढ़ेंगे आइसोटॉप्स, आइसोबार, आइसोटोन्स। क्या कल ही पढ़ोगे क्या, हाँ होगा ना, और मेरे को टाइम थोड़ा ध्यान में नहीं रहा, क्योंकि 2 लेक्चर 8 और तुम लोग को 5:45 को स्टार्ट होता है, मेरे को ध्यान में था, तुम्हारा 5:15 था। तो हेडिंग डालना आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स क्या होगा, डेफिनेशन आइसोटॉप्स का, व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ आइसोटॉप्स, सेम एलिमेंट which atomic number will be same but atomic mass will be different। इसमें लिखना same element which same atomic number, जब सेम एलिमेंट बोल दिए तो एटॉमिक नंबर सेम बोले या ना बोले कोई फर्क नहीं पड़ता है, सेम एटॉमिक नंबर बट different atomic mass, but different atomic mass। एग्जाम्पल के अगर हम बारे में बात करें तो हाइड्रोजन पहले लेते हैं, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है और मास भी इसका 1 होता है। अब हाइड्रोजन ऐसा होता है कि इसका एक ऐसा भी एलिमेंट होता है जिसका एटॉमिक नंबर 1 तो होता है लेकिन मास 2 होता है, जिसको हम प्रोटियम ड्यूटेरियम के नाम से जानते हैं। और एक हाइड्रोजन ऐसा भी होता है जिसका एटॉमिक नंबर 1 होता है और मास 3 होता है। तो सेम एलिमेंट विच एटॉमिक नंबर इज सेम, एटॉमिक नंबर 1 है, दिस वन इज एटॉमिक नंबर, बट डिफरेंट एटॉमिक मास,
जिसका एटॉमिक मास क्या होता है, डिफरेंट। तो मास इसका 1 है, इसका 2 है और इसका 3 है। तो जिसका मास 1 होता है उसको हम प्रोटियम बोलते हैं, प्रोटियम। और जिसका मास 2 होता है, H1 और 2 को ड्यूटेरियम बोलते हैं, और इसको हम ट्रिटियम बोलते हैं। और ये जो होता है वो रेडियो एक्टिव होता है। रेडियो एक्टिव, रेडियो एक्टिव का मतलब होता है, यूरेनियम का नाम सुने होंगे, यूरेनियम इज रेडियो एक्टिव, उसमें से अल्फा बीटा गामा इमिट होता है, रेज निकलता है, अल्फा बीटा गामा निकलता है। तो ट्रिटियम जो होता है उसको हम रेडियो एक्टिव बोलते हैं, ठीक है। और भी एग्जांपल्स हैं, और कौन से एग्जांपल्स हैं? क्लोरीन, क्लोरीन के 35 और क्लोरीन 37। तो क्लोरीन के दो आइसोटॉप्स 35 और 37। तो ऐसा नेचर में देखा गया है कि क्लोरीन 35 भी है और क्लोरीन 37 भी एग्जिस्ट कर रहा है, जिसका एटॉमिक नंबर तो सेम है लेकिन एटॉमिक मास अलग अलग है। ये ड्यूटेरियम, ये वाला नहीं, ये इसके लिए पर्टिकुलर इसका नाम है, इसको हम नाम नहीं देंगे। ये इतना फेमस हो जाता है कि उसको हम अलग नाम से जानते हैं, ये इसको ड्यूटेरियम नाम नहीं देंगे। ये इसको नाम दिया गया प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। जब 11th क्लास में आओगे तो इसके ऊपर हाइड्रोजन के ऊपर एक चैप्टर ही है। हाइड्रोकार्बन अलग है, वो ऑर्गेनिक है ना। 11th में आओगे ना तो ये हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड एक चैप्टर ही है। फिर इस ब्लॉक में सेपरेट चैप्टर है। हाँ, वो सेपरेट चैप्टर है वो। तो ये ट्रिटियम, ड्यूटेरियम और प्रोटियम ये अलग है, ये आइसोटॉप्स ऑफ क्लोरीन है। अब थोड़ा सा और एग्जांपल्स के बारे में बात करेंगे, थोड़ा सा और हम बातें कर लेते हैं कि इसमें और क्या क्या डिफरेंट होता है। ध्यान से सुनना, मैं अगर इसका ही एग्जांपल लूं हाइड्रोजन का, तो हाइड्रोजन का एग्जांपल में इसको ड्यूटेरियम को डी से और ट्रिटियम को टी से रिप्रेजेंट किया जाता है और इसको हाइड्रोजन ही लिखा जाता है। अब ये 1 2 और ये 1 3। अब मुझे ये बताओ कि 3 आइसोटॉप्स हमने हाइड्रोजन का लिखा है, तो इसमें एटॉमिक नंबर क्या है तीनों का? एटॉमिक नंबर तीनों का क्या है? 1 1 और 1। एटॉमिक नंबर 1 1 1 है। नेक्स्ट, प्रोटॉन कितने हैं? तो जितना एटॉमिक नंबर होगा उतना ही क्या होगा? प्रोटॉन होगा। तो जितना एटॉमिक नंबर उतना ही प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? तो इसमें कोई चार्ज तो है नहीं, इसीलिए इलेक्ट्रॉन क्या होगा? सेम होगा। जितना प्रोटॉन होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा। अगर हम न्यूट्रॉन के बारे में बात करें, न्यूट्रॉन के बारे में बात करें तो न्यूट्रॉन कितना होगा इसमें? 0। यानी हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन होता ही नहीं है, इसीलिए इसको हाइड्रोजन को क्या, जब एनोड, कैथोड रे और एनोड रे में हाइड्रोजन गैस को ज्यादा यूज किया जा रहा था क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ही होते हैं। इसमें न्यूट्रॉन कितना होगा? 2 - 1, इसमें से इसको माइनस कर देंगे 1 हो जाएगा। 3 - 2 कितना हो जाएगा? 1। क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। हो जाएगा ना। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 1s1, ये बताया था ना। इसका क्या होगा? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन क्या है? सेम है, और हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसके लिए निकालते हैं। तो कोई अगर पूछेगा कि आइसोटॉप्स में मास डिफरेंट क्यों होता है, व्हाई मास आर डिफरेंट, व्हाई मास आर डिफरेंट, मास डिफरेंट क्यों होता है? ड्यू टू, तो इन आइसोटॉप्स, हम क्वेश्चन के थ्रू लिख दे रहे हैं, इन आइसोटॉप्स
in isotopes mass is different, atomic mass is different because अब इन एलिमेंट का मास डिफरेंट क्यों है, रीजन बताओ क्यों है। इलेक्ट्रॉन तो सेम है, प्रोटॉन तो सेम है, क्या डिफरेंट है, न्यूट्रॉन डिफरेंट है। इसमें न्यूट्रॉन 0 है, इसमें न्यूट्रॉन 1 है, इसमें न्यूट्रॉन 2 है। क्योंकि मास का मतलब क्या होता है, मास इक्वल टू क्या होता है, प्रोटॉन प्लस, तो तीनों में प्रोटॉन तो सेम है ना, तो डिफरेंट कौन है, न्यूट्रॉन डिफरेंट है, इसलिए मास अलग अलग आ गया। तो पूछा जाएगा कि आइसोटॉप्स में मास डिफरेंट क्यों है, तो हम बोलेंगे बिकॉज इट हैज डिफरेंट न्यूट्रॉन, बिकॉज, यहां मैं लिख रहा हूं आगे, बिकॉज इट हैज डिफरेंट, बिकॉज इट हैज डिफरेंट न्यूट्रॉन। ये समझ में आया क्या, क्योंकि मास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के सम के बराबर होता है। और यहां पर हम ये देख पा रहे हैं कि प्रोटॉन क्या है, सेम है, और ये डिफरेंट है, ये दोनों का सम के बराबर बोलते हैं। तो दोनों का सम 3 आया, दोनों का सम 2 आया, दोनों का सम 1 आया, तो डिफरेंट करने का रीजन क्या है, न्यूट्रॉन। समझ में आ गया। अब नेक्स्ट पॉइंट बोला जाता है कि आइसोटॉप्स में, आइसोटॉप्स में एक चीज ध्यान देना, अब दो यहां से हम बातें करेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज का और केमिकल प्रॉपर्टीज का। फिजिकल प्रॉपर्टीज बोले तो डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये सबको फिजिकल प्रॉपर्टीज बोला जाता है। और एक बोला जाएगा केमिकल प्रॉपर्टीज, यानी रिएक्शन के लिए। तो जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करेगा, और जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो मास पे डिपेंड करेगा। तो फिजिकल प्रॉपर्टी, अगर हमने बोला फिजिकल प्रॉपर्टी, तो उसका मीनिंग क्या निकलेगा, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, डेंसिटी, ये निकलेगा। और केमिकल प्रॉपर्टीज अगर बोले तो मतलब रिएक्शन से रिलेटेड चीजें बातें करेंगे हम, रिएक्शन से। तो केमिकल प्रॉपर्टीज देखना होगा तो किसको चेक करेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज के लिए कॉन्फ़िगरेशन पे, और फिजिकल प्रॉपर्टीज देखना होगा तो मास देख। तो मुझे ये बताओ, अगर क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम का क्या फिजिकल प्रॉपर्टी सेम है या डिफरेंट है, तो तुम क्या देखोगे, मास देखोगे। तो बताओ तीनों का मास सेम है या डिफरेंट है, इसलिए इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो मैं नेक्स्ट पॉइंट लिख रहा हूं, ड्यू टू, नहीं समझ में आया, ड्यू टू डिफरेंट मास, ड्यू टू डिफरेंट मास इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट। कोई अगर पूछेगा कि फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होता है आइसोटॉप्स का, तो हम बोलेंगे डिफरेंट होता है। पूछेगा क्यों, क्योंकि उनका मास डिफरेंट होता है, यानी फिजिकल प्रॉपर्टी विल डिपेंड अपॉन मास। क्लियर हो गया, फिजिकल प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करेगा, मास पे। कोई डाउट है। नेक्स्ट पूछेगा कि क्या केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में कमेंट करो, तो हम लिखेंगे ड्यू टू, अब यहां पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, सेम है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है, तो केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होगा, सेम होगा। तो ड्यू टू सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ड्यू टू सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इट्स केमिकल प्रॉपर्टीज विल बी सेम। तो ये चीज ध्यान में रखना कि केमिकल प्रॉपर्टीज विल डिपेंड अपॉन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर केमिकल प्रॉपर्टीज अलग आएगा, हालांकि आइसोटॉप्स में अलग है, लेकिन आगे जब पढ़ाएंगे ना उसमें आएगा अलग। तो अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अलग आएगा तो बोल देना कि केमिकल प्रॉपर्टीज अलग होगा।
अगर सेम आएगा तो सेम होगा, अगर मास सेम आया तो फिजिकल क्या आएगा, सेम आएगा, मास डिफरेंट आएगा तो फिजिकल डिफरेंट आएगा। यानी फिजिकल प्रॉपर्टी किसके द्वारा चेक किया जाएगा, मास के द्वारा, और केमिकल प्रॉपर्टीज किसके द्वारा चेक किया जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के द्वारा। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अलग है तो केमिकल प्रॉपर्टीज अलग होगा, फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग है तो सॉरी उसका मास अलग है तो फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग होगा। ध्यान रखना है, 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है ये। तो अगर हम ये नहीं केवल हम आइसोटॉप्स में बात करेंगे, आइसोबार में भी हम देखेंगे तो यही चीजें बातें करेंगे हम, तो वहां मैं डायरेक्ट बोल दूंगा कि सेम है कि डिफरेंट है। तो यहाँ पर 3 पॉइंट, आइसोटॉप्स का पहला डिफिनेशन क्या है, एटॉमिक नंबर विल बी सेम और मास विल बी डिफरेंट। मास डिफरेंट का रीजन क्या है, मास डिफरेंट क्यों है, क्योंकि उनमें न्यूट्रॉन क्या है, प्रोटॉन सेम होगा ना, तो क्या डिफरेंट है उसके अंदर, तो मास डिफरेंट होने का रीजन न्यूट्रॉन डिफरेंट है। आइसोटॉप्स का फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होगा, डिफरेंट, ये अलग अलग है, मास अलग अलग है, तो आइसोटॉप्स का फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होगा। कोई पूछेगा क्यों, उसका जवाब होगा उसका एटॉमिक मास अलग अलग है। और हम ये बोल सकते हैं कि एटॉमिक फिजिकल प्रॉपर्टीज एटॉमिक मास पे डिपेंड करता है। आइसोटॉप्स का केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होगा, क्यों सेम होगा, क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन सेम है, तो कॉन्फ़िगरेशन से केमिकल प्रॉपर्टी चेक करेंगे और मास से फिजिकल प्रॉपर्टी चेक करेंगे। कोई डाउट नहीं है इसमें, चलो इसके बाद नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे हम, ठीक है, कल ऑन टाइम होगा। ओके, थैंक्स टू ऑल।